चलिए, हमारा जो बायोलॉजी के हम लेक्चर शुरू कर चुके थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूशन में लेके चलते हैं। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिए, लाइफ प्रोसेस जो होता है हर इंसान के रिलेटेड हम बात करें तो उसके सर्वाइवल के लिए जो उसकी बॉडी के अंदर में होती है, यानी कि जो खाना खा रहा है उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, क्या मेटाबॉलिज्म होगा, वो सब हमारा किसके अंदर में आ जाता है, लाइफ प्रोसेस के नाम से हम उसको जानते हैं। अब जो लाइफ प्रोसेस होती है यानी कि आदमी के सर्वाइवल के लिए, बॉडी की सर्वाइवल के लिए उसके जो बॉडी में चल रही है वो किस किस तरह की होती है हमें पता भी नहीं चलता और वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर में चल रही होती है। तो हमें केवल 4 प्रोसेस हैं जिनके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। एक होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है रेस्पिरेशन और चौथा हमारे पास में एक्सक्रीनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये इनके काम क्या होते हैं तो थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं। देखिए, जो मेरा यहाँ पर मोटिव होगा वो आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी टॉपिक होगा उनको करवाने का होगा। ठीक है, तो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैं आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम करवाने बैठ जाऊं तो मेरे को करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। ये पढ़ने के बाद में आप एग्जाम के जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं लगाइए, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो जो हमारे पास में बेसिक है यानी कि क्या इसका बेस होता है, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका मतलब होता है फूड इनटेक, यानी कि आप खाना खा रहे हो, भाई आपने जूस पिया, ठीक है, आपने रोटी खाई, आपने सब्जी खाई, आपने दाल लिया, तो वो बेसिकली आप क्या ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर में। तो न्यूट्रिशन के अंदर में हमारी जितनी भी फूड इंटेक की प्रोसेस होती है वो सारी आ जाती है, चाहे वो हमारा डाइजेशन से लेकर हो, चाहे हम उसको इंटेक कर रहे हो कैसे, हमारे पास में वो सारी न्यूट्रिशन के अंदर में आ जाती है। दूसरी हम बात करें रेस्पिरेशन, भाई आपने जो खाना खाया है, लेट सपोज आपने 2 रोटी खाई है, भाई अब उस 2 रोटी से कैसे आपको एनर्जी मिलेगी, यानी कि उसके अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट थे या फिर फैट थे जो भी थे हमारे पास में, वहां से कैसे हमें एनर्जी रिलीज करवानी है, तो वो हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है जिसमें हम रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, यानी कि आप जो सांस ले रहे हैं। तीसरा बात करें ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि भाई आपने जो एनर्जी ले ली है, भाई अब वो एनर्जी से जो जाएगा वो कहां पर कैसे आपकी बॉडी में पार्ट में जो है ट्रांसफर होगा, किस पोर्शन के थ्रू होगा, तो उसको ट्रांसफर करने वाला भी कोई चाहिए भाई उस एनर्जी को। तो वो किसके थ्रू चलती है, वो हमारे ब्लड के थ्रू चलती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में ब्लड होता है उसके थ्रू हम उसको मूव करवाते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई हर चीज आपकी बॉडी के अंदर में पच जाएगी, जो अनपचा रहेगा यानी कि जो पूरी तरह से नहीं डाइजेस्ट हो पाया, जो जिसकी प्रोसेसिंग पूरी आपकी बॉडी में नहीं हो पाई है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक्सक्रीट करना पड़ेगा। जैसे बात करें भाई आपने गाड़ी चला रहे हो, कोई स्कूटी चला रहे हो, उसके अंदर में पेट्रोल डाल दिया, लेकिन क्या पूरा पेट्रोल उसके अंदर में यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, धुएं के फॉर्म में निकलेगा, यानी कि उसका एक्सक्रीट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी है भाई, वो पूरी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट करना पड़ता है। यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर में हार्मफुल पार्टिकल आ गए हैं बॉडी के अंदर में डाइजेशन से, या फिर ये 3 जो प्रोसेस हुई है, तो उसको बाहर निकालना हमारी बॉडी से, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब मैं पहला जो हमारी आज की क्लास होगी उसके अंदर मैं न्यूट्रिशन के ऊपर में बात करूंगा, और न्यूट्रिशन के अंदर में हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे वो हम आगे धीरे धीरे इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई इस संसार के अंदर में ना 2 तरह के जो न्यूट्रिशन हम करते हैं, किस तरह के हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हीटरोट्रोपिक। जैसा इसको नाम से आप लोग ध्यान दे रहे होगे कि ऑटो यानी कि जो अपना खुद खाना बना सकता है, हीट्रो जो खुद खाना नहीं बना सकता भाई लेकिन दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे हम पेड़ों की बात करें तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पेड़ होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को, जो उसकी खाना बनाने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर में क्या क्या प्रोसेस आती है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो ये देखो आपके पास में एक पेड़ दिख रहा है, तो इसके ऊपर में स्टोमेटा होते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पर आपके पास में CO2 लेंगे और CO2 लेने के बाद में ऑक्सीजन को आप लोगों को पता होगा कि ये रिलीज करते हैं और CO2 अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो CO2 इसके पास में आएगी, नेचर से आएगी, और वाटर होगा, वाटर जो है वो हमारे पास में इसके ग्राउंड से आ जाएगा, यानी कि इसकी रूट्स के थ्रू इसके पास में आ जाएगा। तो ये दोनों मिलेंगे, लेकिन इन दोनों का मिलना ही सफिशिएंट नहीं है भाई। जब ये मिलेंगे तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनका क्या रंग होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन क्यों होता है, तो वहां पर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। मैंने पिछले क्लास के अंदर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था जब हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्लोरोफिल है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किस प्रोसेस के लिए,
फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ों के अंदर में कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन या फिर ये पूछ लिया जाता है ग्रीन कलर का कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आपको बनाना है भाई क्लोरोफिल है। या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस करने में कौन हेल्पफुल होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन घुमा के दे आपको आंसर क्लोरोफिल लगाना है। ठीक है, जब ये यहां पर एक रिएक्शन होता है, यानी कि एक बहुत ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। अगर मेरी क्लास आपने ली है तो उसके अंदर में आपको पता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलते हैं जिसके अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास में आ रहे हो। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर अलग अलग है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हमारे पास में कंपाउंड आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरे पास में एक ऑर्गेनिक फूड डेवलप हो गया, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर डिजाइन हो गया। तो ये यहां पर आपने क्या किया, जो आपके पास में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी क्लोरोफिल का यूज करके और सनलाइट का यूज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई, यहां पर आपने उसको एक ऑर्गेनिक फूड के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस रही होंगी। अब देखो मेरे साथ में रिपीट करो, सबसे पहले क्या प्रोसेस रही होगी भाई, एब्जॉर्बेशन हुआ होगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। जो सनलाइट थी वो कहां पर आई होगी भाई, पहले पेड़ के पत्तों पर आई होगी, यानी कि वहां पर जो क्लोरोफिल होंगे उन्होंने सनलाइट को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है भाई उसकी एब्जॉर्प्शन। दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमारे पास में क्या आता है कि जो लाइट होती है ना, जो लाइट आई है उसको केमिकल एनर्जी में तोड़ देना, यानी कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन जो वाटर था उसको ये तोड़ देगा H2 और O2 के अंदर में। तो दूसरा हमारे पास में स्टेप क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया। तीसरा क्या स्टेप होता है इसके अंदर में, उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ CO2, यानी कि जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन का मतलब है कि भाई आप लोग जब जाओगे इसके अंदर में तो बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के सिर्फ ये तीन स्टेप याद रख लो। पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहले हमारे पास में एब्जॉर्प्शन, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा हमारे पास में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जब कहीं पर जुड़ जाता है किसी कंपाउंड के साथ में तो उसको बोला जाता है हमारे पास में रिडक्शन बोला जाता है, और ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन का, ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसके लिए बोलते हैं ऑक्सीडेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ में ऑटोट्रोपिक के बारे में पूरा पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हिट्रोट्रोपिक है, हिट्रोट्रोपिक कौन से होते हैं भाई, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कुछ कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो अपना खुद खाना बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आपको राइट आंसर करना है ऑटोट्रोपिक। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको क्या बोला जाता है, हिट्रोट्रोपिक। ठीक है, तो ये दो नाम आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी कि हम इंसानों के बारे में बात करें तो भाई यहां पर कैसे डाइजेशन होता है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि भाई इंसान जो होता है अपना खाना खुद बनाता है या दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, पेड़ वगैरह जो आपने फसल वगैरह उगाई है वो वहां पर उगेगी, उसके ऊपर में गेहूं के दाने आएंगे, बाद में आप उसको निकालोगे और उसके बाद में आप ही तो खाना खाओगे। तो बेसिकली ऑटोट्रोपिक काम किसने किया, पेड़ ने किया था जो हमारे पास में था, लेकिन उससे हमने कहां पर यूज किया, हमने खाने के लिए यूज किया, तो हम क्या हो गए भाई, हेट्रोट्रोपिक हो गए। तो पूछा जाता है कि इंसान जो ह्यूमन बींग्स है ऑटोट्रोपिक है या फिर हेट्रोट्रोपिक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर में डाइजेशन कैसे होता है। तो भाई थोड़ा सा ना अपने आप को जो मैं जो चीज बोलता जा रहा हूं ना अपने ऊपर में इमेजिन करते हुए चलना। भाई मैं जो बोल रहा हूं आप एक बार इमेजिन करो, आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो मुंह में रखेंगे तो जहां पर आप रख रहे हैं उसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बक्कल कैविटी के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा मुंह है इसको हम पूरा बोलते हैं ये कैविटी है। कैविटी का मतलब पूरा एक बड़ा सारा एरिया है जिसका हम यूटिलाइज करते हैं खाना वगैरह काटने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए। तो हमारे पास में बक्कल कैविटी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, आपने खाना खा लिया तो जैसे मान लो आपका लगा कि मुंह को लगा कि भाई मैंने अपना खाना जो है वो पूरा तोड़ लिया है, तो आप क्या करते हैं, उसको गले से नीचे की तरफ में धकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो जहां से खिसकता हुआ जा रहा है, जो खाना जहां से खिसकता जा रहा है उस पूरे एरिया को बोलते हैं ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो खाना जाएगा कहां, आप जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लूं, आप बिल्कुल बहुत तेज आपको प्यास लग रही है भाई। ठीक है, अब पानी पी के देखो आप, तो पानी आपको लगेगा कि भाई आपने बक्कल कैविटी में लिया और आपके गले से उतरता हुआ एकदम पेट के ऊपर, यानी कि आपके जो राइट लेफ्ट साइड है वहां पर जाकर एकदम दम से नीचे गिरता है। ठीक है, तो वो क्या है भाई, वो आपका स्टमक है। तो उसी तरह से जो आप खाना खा रहे हो ना, जो बक्कल कैविटी से ओसोफेगस से होते कहां पर जाकर गिरता है, वो स्टमक के अंदर में गिरेगा। फिर आप देख रहे हैं ये पेनक्रियाज है और ये मेरे पास में लीवर है। इनके क्या यूज होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पूरा हमारे पास में कंसेप्ट होगा। फिर हमारे पास में थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है।
फिर हम देखेंगे कि ये यहाँ से जैसे मूव करेंगे तो एक नई हमारे पास में नाम दे दिया गया, इसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में एक अपेंडिक्स होता है और लास्ट में हमारे पास में एनएस, जहाँ से हम एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो ये हमारा पूरा डाइजेशन का ना एक पूरा प्रोसीजर होगा। हम एक एक चीज को यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं, बक्कल कैविटी से लेते हुए हम पूरी एनएस तक की बात करेंगे कि भाई क्या क्या किसका क्या यूज होता है, इनके यूजेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर आप लोगों को ये दिमाग के अंदर में ये छोटी सी जो पिक्चर बना रखी है ना भाई, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करता हूं मैं बक्कल कैविटी से। तो बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो कि भाई डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन का मतलब होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं डाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि भाई आपका जो खाना है ना, जो भी आपने खाना खाया, यानी कि जो भी आपने सिंपल ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड खाया, ठीक है। जैसे हमारे पास में खाना बना था, कैसे बना था भाई, वो आपको पिछले पेड़ के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो वहां पर जो हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो टूट कर किस में कन्वर्ट हो गए भाई, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब आप क्या करोगे, आप वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसका फूड बना था वही तो खाओगे। तो फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको तो एनर्जी चाहिए। आपने खाना नहीं खाया तो एक दो दिन नहीं खाओगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर में एनर्जी नहीं रही है। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके अपनी बॉडी में एनर्जी को गेन करना, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इन न्यूट्रिएंट के अंदर में तीन चीज होती है भाई, दिमाग में बैठा लेना इन चीजों को। क्या क्या होता है, पहला होता है फैट, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है प्रोटीन। फिर से एक बार रिपीट करो कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे फूड के अंदर में, तीन ही चीज हम यहां पर कंसीडर करेंगे। मैं एम्फेसिस डाल रहा हूं इस वर्ड पे कि तीन ही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। कौन कौन से, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। ये हमारे पास में न्यूट्रिएंट है। इन न्यूट्रिएंट को हम सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट में तोड़ना चाहते हैं जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर में चाहते हैं कि ये जो मेरे पास में न्यूट्रिएंट्स बने हैं इनका मैं बॉडी में यूटिलाइज कर लूं, यानी कि इनसे एनर्जी प्रोवाइड कर लूं अपनी बॉडी को। तो कैसे करना है, तीन बात यहां पर ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना पूरे आगे जितने भी पढ़ाऊंगा मैं यहां पर। तो उसके अंदर में क्या है कि जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। भाई दिन दोबारा से याद करो कि कार्बोहाइड्रेट जब भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनर्जी देगा, किस फॉर्म में आएगा, वो ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास में जो प्रोटीन होगा वो किस में टूटेगा भाई, एमिनो एसिड में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ये, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा जोर डाल रहा हूं इसके ऊपर में। तो प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में टूटेगा। तीसरा फैट है वो किस में टूटेगा भाई, फैटी एसिड के अंदर में या फिर ग्लिसरॉल के अंदर में। फिर से एक बार रिपीट करो जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा भाई ग्लूकोज के अंदर में, प्रोटीन है टूटेगा वो अमीनो एसिड में, फैट है वो टूटेगा फैटी एसिड के अंदर में, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो भाई आपने ये समझ लो कि 60% मेरे साथ में सारी चीजें कवर कर ली है डाइजेशन के अंदर में। अब तो मुझे सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस बताना है कि किसका कहां पर ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूटेगा, कहां प्रोटीन से अमीनो एसिड के अंदर टूटेगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये प्रोसेस ना बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, इनको टाइम लग जाता है, तो इसको और फास्ट करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर में एंजाइम्स जो होती हैं अपने आप रिलीज होती हैं। तो ये जो प्रोसेस फास्ट होती है ना, इनको करने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। जैसे, और ये एंजाइम्स जो होती हैं कहां से आती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर में ग्लैंड्स होती हैं उनसे आता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रखी है, ठीक है, आप उसके अंदर में थोड़ा सा नमक डाल दो तो क्या होगा, उसका बहुत तेज प्रेशर होगा और बाहर की तरफ में भागने का काम करेगी। यानी उसने उसकी प्रोसेस को क्या कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर में एंजाइम्स का काम होता है। एंजाइम्स क्या करती हैं, इन प्रोडक्ट को तोड़ने का काम करती हैं ताकि फास्टली हमारे पास में प्रोडक्ट टूट जाए। किसके अंदर में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर में, प्रोटीन एमिनो में, फैट और फैटी एसिड के अंदर में टूट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब एक एक का प्रोसेस देख लें। सबसे पहले हमारे पास में बक्कल कैविटी आती है। तो बक्कल कैविटी भाई बिल्कुल आपका जो, हाँ बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ना आपके मुंह की, उसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो सुंदर सा मुखड़ा है आप लोगों का, शीशे के अंदर में देख लो एक बार भाई, ठीक है। तो वो आपकी बक्कल कैविटी है। तो वो क्या करती है, उसका काम आता है कि फूड को मैकेनिकल को तोड़ना। मैकेनिकल का मतलब है कि भाई आपने जैसे आपके मुंह के अंदर में खाना डाला, कोई किसी का काम है फाड़ने का, दांत से फाड़ने का खाने का, किसी का काम है उसको चबाने का, ठीक है, और किसी का काम है उसको ब्रेक करने का, और किसी का काम है ग्रिंड करने का। तो वो सारे काम किस किस के होते हैं, तो हमारी मुंह के अंदर में भाई 4 तरह के जो दांत होते हैं, 4 तरह के हमारे पास में टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो इंसाइजर होता है भाई पहला, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा हमारे पास में मोलर। फिर से रिपीट करो, कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और हमारे पास में मोलर। देखो अब याद कैसे करेंगे इसको, इंसाइजर जो आगे के दांत है ना भाई आपकी, इनको हम क्या बोलेंगे, इंसाइजर, यानी कि काम क्या है इनका, काटने का है। फिर कैनाइन, कैनाइन जो आपके देख रहे होगे ना 4 दांत जो बड़े बड़े निकले हुए हैं, ठीक है, हाँ, तो वो उनका काम क्या होता है, टीयर करने का, यानी कि फाड़ने का होता है उनके अंदर में। जब आप किसी चीज को फाड़ना चाह रहे हैं अपने दांतों से तो आप कौन से का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, यानी कि कैनाइन का यूज करेंगे। फिर मेरे साथ में चलो, फिर आपके जो आ जाती हैं प्रीमोलर, यानी जिनको आप जानते हैं नॉर्मली जाड़ के नाम से, तो वो हमारे पास में क्या होती है, उसको थोड़ा सा तोड़ने के काम आती है।
और मोलर जो होती हैं वो भी हमारे, इनको जाड़ी बोलते हैं, जो पीछे की साइड में होती हैं, जो उसको ग्रिंड करती हैं, यानी कि छोटे से छोटे प्रोडक्ट के अंदर में तोड़ने का काम करती है। तो फिर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसाइजर का काम क्या है, कटिंग, कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग, प्रीमोलर का काम है ब्रेकिंग, और मोलर का काम हमारे पास में ग्राइंडिंग का। ठीक है, अब आपने खाना खाया भाई, आपके मुंह के अंदर में चला गया, अब वहां पर क्या होगा, वहां पर जो खाने के अंदर में ना सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का सारा कारनामा, यानी कि जितना भी उसका पचना होगा, जो भी कुछ करना होगा, वो आपके मुंह के अंदर में हो जाता है। अब मुंह के अंदर में कैसे होगा, हमें पता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटना है, ग्लूकोज के अंदर में टूटना है, और टूटेगा कहां पर, ये हमारे मुंह के अंदर में टूटेगा, यानी कि हमारी बक्कल कैविटी के अंदर में इसको टूटना है। तो आपको बताया था कि भाई ये प्रोसेस होगी, अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो हो जाएगी, लेकिन हमें प्रोसेस को बहुत फास्ट करना है भाई। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अब खाना खाए हो तो आधे घंटे तक आप मुंह के अंदर में घुमाते रहोगे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, आप चाहते हो कि बहुत फास्टली वो टूट जाए, तो वहां पर एक ग्लैंड का काम आता है। अभी मैंने बताया कि फास्ट करने के लिए हमें ग्लैंड्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर में, ग्रंथियां जिनको आप हिंदी में जानते हैं। तो वहां पर हमारे मुंह के अंदर में ना एक सैलिवरी ग्लैंड है, वो क्या छोड़ती है, सलाइवा, जिसको आप लार के नाम से जानते हैं। तो वो लार क्या करेगी, आपके खाने के साथ में मिक्स हो जाती है। ठीक है, वो खाने के साथ में मिक्स होगी तो उससे हमारा जो खाना है बहुत फास्ट टूटा जाएगा, यानी कि वो ग्लूकोज के अंदर में टूट जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई सैलिवरी जो ग्लैंड है वो कौन सी एंजाइम रिलीज करती है। भाई सलाइवा तो रिलीज करती है, लेकिन हमें तो ये पता है कि भाई ये तो फास्ट तब होगा जब एंजाइम इसके पास में आएगी। तो वो कौन सी एंजाइम है, तो वो एंजाइम हमारे पास में क्या है, सैलिवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, सैलिवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अब भाई खाना खा लिया आपने मुंह से, ठीक है, वो खाना किस में टूट चुका है, कार्बोहाइड्रेट जो थे वो हमारे पास में किस में टूट चुके हैं भाई, ग्लूकोज के अंदर में टूट चुके हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे टुकड़े आपने मुंह के अंदर में प्री मोलर, इंसाइजर सबका यूज करके तोड़ दिया। अब क्या करेगा, खाना आपने नीचे आपके पेट की तरफ में लेके जाना है, तो ओसोफेगस से होते आपके स्टमक की तरफ में जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कई बार ना आपको गले को ऐसे नीचे उतारना पड़ता है, ऐसा लगता है कि कई बार गले में अटक जाते हैं, तो हम गले को नीचे की साइड में करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कभी स्पीटिंग करने की कोशिश करते हो, यानी थूकने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा गले को नीचे की तरफ में धकेलने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मोमेंट होता है ना, जो आप नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो खाने की, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे जो जैसे अभी आप करके देख रहे हो, तो इस मोमेंट को बोलते हैं पेरिस्टिलेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं भाई, पेरिस्टिलेटिक मोमेंट बोलते हैं, पेरिस्टिलेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है, जो खाना होता है वो नीचे की तरफ में चला जाता है, किसके अंदर में, ओसोफेगस से, और कहां पर जाएगा, वो स्टमक के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 हमारा क्लियर हो गया भाई। आपका खाना जो आपने मुंह के अंदर में तोड़ा था, जो कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के अंदर में टूट गया है, उसको आप कहां पर पहुंचाओगे, अपने स्टमक के अंदर में पहुंचाओगे। इसीलिए कहते हैं बार बार कि भाई खाना जो है ज्यादा देर तक अपने मुंह के अंदर में घुमाओ, कम से कम 30 से 32 बार आप अपना जो एक टुकड़ा लिया है मुंह के अंदर में उसको घुमाओ। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सलाइवा उसके साथ में मिक्स हो जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्लूकोज के अंदर में टूट जाए। लेकिन भाई सबको जल्दी लगी रहती है, खाना जल्दी जल्दी, 2 रोटियां हैं, अरे 2 मिनट के अंदर में मैं खा जाता हूं, अरे मेरा वो सीरियल आ रहा है, मेरा वो न्यूज चैनल देखना है, मेरे को क्रिकेट का मैच आ गया। भाई ऐसे नहीं, इतनी जल्दी मत किया करो। ठीक है ना, खाना बिल्कुल तसल्ली के साथ में खाया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 3। अब खाना आपके पेट के अंदर में पहुंच गया, अब यहां पर बहुत बहुत बढ़िया क्रियाएं होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग होंगी 3 चीजें। ठीक है, अब स्टमक हो गया आपका, ये कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का शेप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या करेगा, 3 चीज होती हैं इसके अंदर में, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। फिर से मैं बात कर रहा हूं, क्या होंगी इसके अंदर में, ग्लैंड्स होंगी, जो कि हमारी प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अब पहला जो होता है वो HCl होता है। HCl आप लोगों ने मेरे साथ केमिस्ट्री के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में पेप्सिन होता है, और तीसरा हमारे पास में म्यूकस होता है। क्या क्या होते हैं भाई, दोबारा से रिपीट करो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो ये हमारे पास में क्या प्रोड्यूस करेंगी, जो प्रोड्यूस करती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये हमारे पास में इनको जाना जाता है गैस्ट्रिक जूस के नाम से। ठीक है, और ये जूस कौन कौन से हैं, एक तो HCl है, दूसरा पेप्सिन है, और तीसरा मेरे पास में क्या है, म्यूकस के नाम से जानते हैं। अब पहला काम है भाई, खाना जो आपके पेट के अंदर में आया, ठीक है, उसको पचाना है, यानी कि हमारे पेट के अंदर में जो खाना है उसको पचाना है। यानी कि हमारे पास में जो पेप्सिन है, ये जो होगा, हाँ मैं उल्टा इसके अंदर में पढ़ने की कोशिश करूंगा, यहां से म्यूकस से शुरू होता हूं मैं। भाई आपने जो खाना खाया, ठीक है, और इसके अंदर में बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो लेयर है स्टमक के अंदर में, वो स्किनी तो है एक तरह की, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो इसको बचाने का काम कौन करेगा, यानी कि ये डैमेज ना हो, तो इसको बचाने का जो काम करता है वो म्यूकस करता है।
ठीक है। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन जो होता है, यानी कि पी से हमारे पास में प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूट चुके हैं भाई? हमारे माउथ के अंदर में, बक्कल कैविटी के अंदर में। किस में टूटे हैं? ग्लूकोज के अंदर में टूटे हैं। वो खाना कहाँ पर आ गया? हमारे स्टमक के अंदर में आ गया, जहां पर पेप्सिन है, म्यूकस है और HCl है। तो म्यूकस का काम हो गया भाई उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है कि जो आपके प्रोटीन है, खाने के अंदर में जो प्रोटीन है, उसको किस में तोड़ेगा भाई? जल्दी से उन 3 पॉइंट्स पे ध्यान दो। प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड के अंदर में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेंगे भाई? बिल्कुल ग्लूकोज के अंदर में। तो यहां पर पेप्सिन का काम क्या होगा कि प्रोटीन को तोड़ेगा किसके अंदर में? एमिनो एसिड के अंदर में। तो यहां पर स्टमक के अंदर में जब खाना भाई यहां पर आ चुका है, तो म्यूकस तो इसकी इनर लेयर को बचा के रखे हुए। और HCl जो है ना, इस पेप्सिन की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है भाई, कि आपके पेट के अंदर में एसिडिटी, यानी कि एसिडिक मीडियम हो। कई बार कहते हैं ना मेरे को ज्यादा एसिडिटी हो गई है, उसका रीजन ये होता है कि उसके पेट के अंदर में HCl की मात्रा ज्यादा हो गई है, यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, और उसकी जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो आपको कई बार पेट के अंदर में जलन फील होने शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ठीक होती है। तो भाई HCl का काम क्या होता है? जो फूड है उसको एसिडिक बना देता है। क्यों बनाता है भाई? क्योंकि पेप्सिन जो है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक होगा तभी वो तोड़ पाएगा। और किस में? फाइनल में किस में तोड़ता है? अमीनो एसिड के अंदर में। लेकिन अगर ज्यादा हमारे पास में एसिड हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेट में क्या होती है भाई? म्यूकस होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl ना हो जाए उसके अंदर में, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है म्यूकस। आई होप आप लोगों को स्टमक की सारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, क्या क्या उनके गैस्ट्रिक जूसेज होती हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये आ गई हैं तो भाई अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और आ जाओ थोड़े स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ में। छोटी आंत के नाम से आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, पहली चीज जो क्वेश्चन इसके अंदर में पूछा जाता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है भाई। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर, यानी कि जो आपकी छोटी आंत है ना, उसको निकाल के बाहर देखा जाए, नाप के देखें तो 6.5 मीटर के आसपास में होती है। नाम ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो कम है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? जो खाना आपने स्टोमक के अंदर में था, जो अमीनो एसिड में हो गया था, जो टूट चुका है, अब वो टूट कर कहां पर पहुंचेगा भाई? वो कहां पर टूट चुका है? वो आपके स्टमक के अंदर में पहुंचेगा। किस किस में टूट चुका है भाई? एक बार जल्दी से बता। कार्बोहाइड्रेट टूट चुके हैं किसके अंदर में? ग्लूकोज के अंदर में। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या टूट चुका है? प्रोटीन थे, वो किस में टूट चुके हैं भाई? वो हमारे एमिनो एसिड के अंदर में टूट चुके हैं। तीसरा क्या बच गया? फैट बच गया, यानी कि फैट पे हमें काम करना पड़ेगा। अभी फैट कहां पर टूट सकता है? चलिए फैट को भी तोड़ने का काम करते हैं, उसको भी पचाने का काम करते हैं। तो दो चीज हमारी पहले से हो चुकी है। अब यहां पर कारनामे करेंगे भाई हमारे पास में पैनक्रियाज और लीवर। अब पैनक्रियाज और लीवर है ना, ये हमारे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो अभी तक ऊपर खाना पच के आ रहा था, जो हमारे स्टमक से पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, यानी कि पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? अब उसको पचाने का काम कहां पर होगा भाई? उसका काम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो खाना होता है पार्शियली, वो कंप्लीटली कहां पर डाइजेस्ट होता है? तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होता है। ठीक है, अब भाई पैनक्रियाज और लीवर हैं, ये भी हमारे पास में एज ए ग्लैंड्स काम करेंगे। तो इनका काम क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से पढ़ लेना इस चीज को। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि आप इधर की टॉपिक उस साइड में मत मिला देना इनको। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब यहां पर आप लोगों ने मेरे साथ में देखा था कि भाई आपके जो बॉडी है उसके अंदर में, हाँ, पैनक्रियाज आपके राइट साइड में है, लीवर आपके लेफ्ट साइड में। तो अब जो लीवर है ना, वो लीवर क्या छोड़ेगा? यहां से देखो, एक तो बाइल, यानी कि लीवर से जुड़ी हुई बाइल और बाइल, ये दोनों याद रख लो भाई। बाइल एक तो जूस होगा और एक होगा सॉल्ट। फिर से देखो, जो लीवर है, ये इमेज बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर में किसका क्या काम होगा। तो लीवर जो है वो तो छोड़ेगा बाइल एंड बाइल, जूस और सॉल्ट, दो चीज छोड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझा। अब जो पैनक्रियाज है वो क्या करेगा भाई? पैनक्रियाज मेरे पास में छोड़ेगा एक लिपेज और दूसरा ट्रिप्सिन। फिर से देखो, लीवर है वो छोड़ेगा बाइल जूस और ये मेरे पास में बाइल सॉल्ट के नाम से। दूसरा पैनक्रियाज जो छोड़ेगा क्या होगा? लिपेज होगा और दूसरा हमारे पास में ट्रिप्सिन होगा। अब देखो किसका क्या काम होगा। देखो जो बाइल जूस है ना, ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में खाना है, इसको पचाना है, जो पूरी तरह से अभी तक पचानी है। तो लीवर छोड़ेगा बाइल जूस और पैनक्रियाज छोड़ेगा हमारे पास में ट्रिप्सिन और लिपेज। तो जो बाइल जूस होगा ना, बाइल जूस होगा वो ट्रिप्सिन को, क्योंकि जूस है हमारे पास में, ये एक एल्कलीन मीडियम प्रोवाइड करेगा। दो मीडियम होते हैं, एक एसिडिक होता है, ठीक है, जैसे HCl ने स्टमक के अंदर में प्रोवाइड किया था, और दूसरा होता है एल्कलीन। ठीक है, एल्कलीन होता है। ठीक है तो इसके अंदर में क्या करेगा? ये बाइल जूस एक एल्कलीन मीडियम कन्वर्ट कर देगा यहां पर। क्योंकि ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन का फाइनली काम क्या होता है कि जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन, उनको क्या करके देगा? ये ब्रेक डाउन कर देता है।
ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, जो प्रोटीन हमारे स्टमक के अंदर में पूरी तरह से नहीं पच पाए थे उनको तोड़ेगा भी तो ये, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि भाई ये जो ट्रिप्सिन है ये काम करता है केवल किसके, एल्कलीन मीडियम में। लेकिन पीछे आपने पढ़ा था मेरे साथ में कि जो पेप्सिन होता है ना वो किस में काम करता है, वो काम करता है एसिडिक मीडियम के अंदर में, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर में। यहां पर ट्रिप्सिन जो है वो काम करेगा, देखो पेप्सिन के अंदर में पीछे क्या आ रहा था, सिन आ रहा था, या ट्रिप्सिन के अंदर में भी सिन आ रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। लेकिन पेप्सिन की खास बात है कि वो तोड़ता है एसिडिक मीडियम में, और जो ट्रिप्सिन है वो किस में तोड़ता है, बेसिक मीडियम में, यानी या कहीं एल्कलीन मीडियम में। तो ये एल्कलीन मीडियम आएगा कहां से, तो ये एल्कलीन मीडियम यहां पर प्रोवाइड करेगा हमारे जो इसके अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में कौन करता है, बाइल जूस इसको प्रोवाइड करता है, यानी कि लीवर उसको प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास में भाई बाइल साल्ट, इसका क्या काम होगा, ये एक्सपोर्टिंग हमारे पास में एंजाइम्स होती हैं। तो यहां पर मेरे को इससे पहले आप इसका कहानी समझो लिपेज के बारे में। भाई तीसरी हमारी चीज क्या बच रही थी, फैट बच रही थी। तो जो फैट होते हैं ना ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास में आएंगे, इनका काम क्या होगा लिपेज का, कि जो हमारे पास में छोटे छोटे टुकड़ों में आएंगे उन फैट को ये तोड़ देता है। किसके अंदर में तोड़ेगा, फैटी एसिड के तोड़ेगा। लेकिन भाई ये छोटे छोटे लिपिड्स, या लिपिड्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो फैट के टुकड़े आ गए हमारे पास में, जिसको हम एमल्सिफाइड फैट के नाम से भी जानते हैं, तो वो आए कहां से भाई, तो उसको प्रोवाइड कौन करवाएगा, यहां पर जो बाइल साल्ट है ना वो उनको छोटे छोटे टुकड़े प्रोवाइड करवाएगा। किसको, लिपेज को प्रोवाइड करवाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई लीवर का काम है वो स्पोर्टिंग है, खाली लीवर का क्या काम है यहां पर, केवल स्पोर्टिंग है। जो बाइल जूस है वो ट्रिप्सिन को प्रोवाइड करता है एक अल्कलीन मीडियम, और बाइल साल्ट है वो लिपेज को प्रोवाइड करता है कि छोटे छोटे टुकड़े किसके, फैट के, ताकि वो इजीली उनको ब्रेक डाउन कर दे किसके अंदर में, फैटी एसिड के अंदर में। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बाइल जूस कहां से आता है, बाइल साल्ट का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, लिपेज का क्या काम होता है। ट्रिप्सिन आप याद रख सकते हैं, पीछे सिन है तो पेप्सिन का भी काम हमारे पास में तोड़ना है, और इसका भी हमारे पास में प्रोटीन को तोड़ना है, ठीक है। अब भाई खाना जो है आपका बिल्कुल टूट चुका है, अब क्या होगा, दूसरा अब हमारे पास में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो आपने खाना खाया है, जो आपका किया है, तो वो ये तो है नहीं कि भाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा और एक्सक्रीट कर जाओगे, उसका कहीं तो यूटिलाइजेशन करोगे। तो उसके लिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ उसके आसपास में क्या होता है, विलीज होती हैं, यानी कि जो विली ऐसे उंगली नुमा चीज़ें होती हैं, आगे का सरफेस एरिया बहुत कम होता है इनका। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे ब्लड यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ से तुरंत इस ब्लड के अंदर में मिक्स करवा देता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनका हमारे पास में जो सॉरी यहाँ पर मैं जो बताया था कि सरफेस एरिया जो होता है इंटरनल, ये अगर ब्लड सेल जा रही है हमारे पास में तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इनका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने दिखा रखी है, हमारे पास ब्लड वेसल चल रही है, तो ये जो विलीज हैं इस ब्लड वेसल्स के अंदर में इस फूड को क्या कर देती हैं, प्रोवाइड कर देती हैं। तो विली से जो हमारे पास में फूड एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ चला जाता है भाई, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है आपकी नसें जो होती हैं, हाथों में होगी, पैरों में, पूरी बॉडी के अंदर में जो नशे होती हैं उनको ब्लड वेसल्स के नाम जानते हैं, जो कि खून को लेके जा रहे हैं। तो मेन तो भाई खाना कहाँ पर मिक्स होना है, ब्लड के अंदर में होना है। तो वो काम कौन करवाएगा, जो एब्जॉर्ब करने का, तो वो हमारे पास में विली कहते हैं। और वो खाना किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि अमीनो ट्राइफॉस्फेट। किस फॉर्म में होगा भाई, अमीनो ट्राइफॉस्फेट। आपने जब सेल पढ़ा था, सेल थ्योरी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एडीपी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी के अंदर में, यानी कि अमीनो ट्राइफॉस्फेट के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको यहां पर चीजें क्लियर हो गई। अब भाई खाना भी पच लिया आपका, ठीक है, और खाना जो है एब्जॉर्ब भी हो चुका है। अब कहां जाएगा वो, अब जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में। लार्ज इंटेस्टाइन आपको नाम से दिख रहा होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन, वही नाम है इसका, लेकिन लेंथ इसकी होती है 1.5 मीटर, बहुत छोटी होती है। अब इसके अंदर में एक लास्ट काम होता है कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हो गया कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसके अंदर में कुछ वाटर पार्टिकल्स रह गए, ठीक है। तो वहां पर क्या करेगा, इसके अंदर में जो जितने भी वाटर पार्टिकल्स हो गए उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। कहां पर भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि भाई खाना पूरी तरह से कहां पचता है, तो आप लोग सोच लेते हो कि वाटर का एब्जॉर्ब हो गया तो खाना वहां पच रहा है। नहीं भाई, खाना पचने का मतलब होता है कि भाई जो प्रोटीन थे वो टूट चुके किसमें, एमिनो एसिड के अंदर में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थे वो टूट चुके ग्लूकोज में, और जो फैट थे वो टूट चुके फैटी एसिड के अंदर में। वो सारे काम कहां हो गए थे भाई, आप मेरे को बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हुए थे, ठीक है। लीवर और हमारे पैनक्रियाज ने फैटी एसिड को तोड़ने का काम किया था, और ट्रिप्सिन था उसने प्रोटीन को तोड़ने का काम किया था, जो बच गया था। तो फाइनली जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में केवल और केवल एक काम होता है कि जो वाटर है ना उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो सेमी सॉलिड होता है वो
NS के थ्रू वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में भाई टोटल प्रोसेसेस थी जो कि एक डाइजेशन के अंदर में हेल्पफुल करती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के साथ में बात कर लूं कि एक पूछा जाता है हमारी बॉडी के अंदर में एक वेस्टिजल यानी कि जो हमारे पास में कोई काम की नहीं है वो ऑर्गन कौन है, तो वो हमारे पास में क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, जो एक छोटी सी आप लोगों ने देखी होगी ना, मैं दोबारा से दिखा दूं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखो ये हमारे बॉडी के अंदर में अपेंडिक्स होती है जो नीचे की साइड में हो रखी होती है। ये भाई क्यों है, ये हमारे बॉडी के अंदर में क्यों आ गई है भाई? जब हमारे पुराने जो थे ना लोग, तो उनके क्या था कि वो कुछ भी खा लिया करते थे, पेड़ भी खा लिया, पत्ते खा लिए, तो उनका कच्चा खाना खाया करते बेसिकली, जिसके अंदर में क्या हुआ करता, सेलुलोज होता था। तो उसको पचाने के लिए ये क्या करती है, एक एंजाइम रिलीज करती थी। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो पका हुआ खाना खा रहे हैं। ठीक है, पके हुए खाने में हमें कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है कि वो अपेंडिक्स जो है किसी को रिलीज करे। तो आज के जमाने में हमारी बॉडी के अंदर में, मतलब इस जनरेशन के अंदर में, इसको बोला जाता है वेस्टिजल ऑर्गन। ये हमारी बॉडी में रहे, वेस्टिजल ऑर्गन्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में रहें तो कोई दिक्कत नहीं देंगी, और निकाल भी दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं देंगी। ठीक है, आपने जो सुना भी होगा बहुत सारे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के आए भाई वो। ठीक है, तो वो यही एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कई बार पेन करना शुरू कर देती है, ज्यादा उसके अंदर में कुछ सेलुलोज वगैरह जाके इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पे, तो वहां पर पेन करना शुरू कर देती है। तो इसलिए उसको या तो निकाल दिया जाता है या फिर उसका कुछ ऑपरेट कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी भाई, उसके अंदर में हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, डाइजेशन के बारे में। आप इस लेक्चर को देख के क्वेश्चन से एक बार भाई जरूर लगा लेना इसके अंदर में, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए कि हाँ भाई मैंने जितना पढ़ा है वो मेरे को सारे एग्जाम के अंदर में मिले हैं। डाइजेशन के अंदर में कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े बहुत आप लोगों को पढ़ेंगे बुक्स के अंदर में तो और मिल जाएंगे। वैसे तो मैं बात करूं आपसे कि 98% तक हमारा डाइजेशन जो भी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने को इसके अंदर में दुनिया भर की चीजें हैं भाई। विली का भी बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे उसके अंदर में, और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग, कोलोन, रेक्टम होकर के अलग अलग तरह के पार्ट्स इसके अंदर में डिवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर करवा दी गई है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर में। थैंक यू सो मच। और भाई क्वेश्चन जरूर लगा लिया करो आप लोग ना। क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स आते हैं आप मेरे से पूछिए, चाहे टेलीग्राम पे चैनल पर पूछिए, चाहे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर में पूछिए, चाहे यहाँ पर कमेंट के अंदर में पूछिएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ी नहीं है कि जिसमें आप लोगों को डाउट की जरूरत हो यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।